वेलकम टू द केमोलिक एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हमें केमिकल इक्विलिब्रियम की कुछ बातें पढ़ना ज़रूरी है। अब इस चैप्टर में हम जनरली क्या क्या टॉपिक्स देखते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन और प्रेशर पे। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं और कौन नहीं करते ये सब देखेंगे। ठीक है, और बस यही कुछ बातें होती है जनरली। और एक ली चैटलियर प्रिंसिपल, हाँ ये भी देखते हैं। ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल हम सीखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और आयनिक इक्विलिब्रियम में भी हम ये सब सारी चीज़ें जो है हमें काम आ रही होती है। तो पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो ये केमिकल, पहले तो टॉपिक के नाम से हम स्टार्ट करते हैं कि हमें ये टॉपिक का नाम बताता क्या है। तो केमिकल तो रिप्रेजेंट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन की स्टेट को, ठीक है, जहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है पहले वो हम जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है कि कोई भी रिएक्टेंट हम लेते हैं, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आकर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जनरली एक केमिकल रिएक्शन में यही हो रहा होता है। ठीक है, रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है। ठीक है, तो अब ये जो रिएक्शन है ये जनरली दो टाइप की होती है। एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होती है इररिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद वही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज होने लगता है। ठीक है, और ये इस तरीके का जो साइन होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इसको हम सिंपल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, इतनी सी कहानी है। अब जैसे मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, जैसे आयरन लिया है और उसमें मैंने आयरन की एक रॉड ली है जिसके अंदर मैंने H2O स्टीम पास करवाई गैस फॉर्म में। ठीक है, स्टीम पास करवाई तो रिएक्शन में क्या होगा कि एक तो आयरन ऑक्साइड जनरेट होगी Fe2O3। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जनरेट होगी, सॉरी Fe3O4। ठीक है, आयरन ऑक्साइड जनरेट होगी और हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी। ठीक है, और अगर मैं हाइड्रोजन ये आयरन ऑक्साइड को Fe3O4 के साथ हाइड्रोजन गैस पास कराऊंगा तो क्या होगा, आयरन सॉलिड मिलेगा और H2O लिक्विड ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये ऑब्टेन हो रहा है और ये रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये ऑब्टेन हो रहा है, तो यानी कि दोनों ऑब्टेन हो सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, वहीं इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, सपोज मैंने एग्जांपल बेरियम क्लोराइड लिया, ठीक है, और इसको मैंने सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड को अगर मैं सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को अगर रिएक्ट करवाऊं तो मुझे वापस ये चीज ऑब्टेन नहीं होगी। ठीक है, इसलिए इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है और इसलिए इसको
रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। बात समझ में, क्या रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब हम जरा बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा हमें रिवर्सिबल रिएक्शन में ही देखने को मिलता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। अब ये सिर्फ हमें रिवर्सिबल रिएक्शन में ही क्यों देखने को मिलता है, तो पहली बात तो ये, उसके बात को जरा ध्यान से समझना। ठीक है, कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जब कोई भी रिएक्शन काम कर रही होती है तो इक्विलिब्रियम स्टेट आखिर होती है। बहुत लोगों को ये लगता है कि मोल्स बराबर हो जाते होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। ऐसा नहीं है। ठीक है, ना ही मास बराबर होता है, ना मोल्स बराबर होता है, ना कुछ भी बराबर होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट्स बराबर होती है। ठीक है, क्या बराबर होती है, रेट बराबर होती है। अब इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी रिएक्शन जा रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसको मैं के एफ लिख लेता हूँ, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम के एफ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसको के आर रिप्रेजेंट करते हैं रिवर्स रिएक्शन, जिसमें प्रोडक्ट से वापस रिएक्शन बन रही है, रिएक्टेंट बन रहा है, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया के फॉरवर्ड एंड के रिएक्टेंट। जब ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी तक अगर बात समझ में नहीं आई है तो एक सिंपल से एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनना, जो जनरली हमारी लाइफ में हम जनरली देखते हैं वही एग्जांपल लेते हैं, H2O का। ठीक है, H2O जो है तुमने सॉलिड में भी देखा है। ठीक है, जो इसको हम सिंपल आइस बोल देते हैं। ठीक है, और H2O लिक्विड में देखा है, जिसको तुम वाटर कहते हो। ठीक है, तो बात को अब ध्यान से सुनना कि इक्विलिब्रियम स्टेट आखिर होती क्या है। कि वाटर और आइस, ठीक है, वाटर और आइस जो है वो दोनों किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो सॉलिड स्टेट में भी मिलता है और लिक्विड स्टेट में भी रहता है। ठीक है, अगर 0 डिग्री से ज्यादा है टेम्परेचर तो वाटर फॉर्म में रहता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है वाटर, और अगर 0 डिग्री से कम है तो वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर फॉर्म में भी रह सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता, सॉरी सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या हो रहा होगा, सपोज मैंने एक वाटर ले रखा है ऑलमोस्ट 1 लीटर। ठीक है, सॉलिड। ठीक है, और लिक्विड ले रखा है वाटर जो है ऑलमोस्ट 2 लीटर। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे हो क्या रहा होगा कि जो वाटर है सॉलिड वो पिघलकर लिक्विड में चेंज हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी। ठीक है, सॉलिड में हम आइस कह देते हैं और लिक्विड में हम वाटर कह देते हैं। तो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो रही होगी और सेम वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी पिघलता भी है, मतलब आइस पिघलती भी है, और पानी जो है वो आइस भी बनता है, यानी कि जमता भी है। ठीक है, तो ये स्टेट जो है, ठीक है, यानी कि के फॉरवर्ड और के रिएक्टेंट। ठीक है, यानी कि वो सेम अमाउंट में बन रहा होगा और उतने ही अमाउंट में वापस पिघल भी रहा होगा। तो क्या यहाँ पर कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस आएगा क्या? कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो लेकिन क्या अमाउंट, अब अमाउंट देखो, वाटर सॉलिड में 1 लीटर है और लिक्विड में 2 लीटर है। ठीक है, अब जितना अमाउंट पिघल रहा है उतना ही अमाउंट जम भी रहा है। तो इससे क्या वाटर की अमाउंट में कोई चेंज आएगा क्या? सॉलिड स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। लिक्विड में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन जो अमाउंट है दोनों की अलग अलग है ना, बराबर थोड़ी हुई है, प्रोसेस बराबर हुई है। ठीक है, ये एकदम सिंपल सी बात है, जैसे मैं और मेरे सामने वाला जो बंदा है,
ठीक है, एक हाथ से मैं उससे 500 रुपये दे रहा हूँ और दूसरे हाथ से उसी से 500 रुपये ले भी रहा हूँ, तो मेरे पास ना पैसों की कमी हुई ना ज्यादा हुआ, ना उसके पास कोई कमी हुई ना उसके पास कोई ज्यादा हुआ, बात बराबर रहेगी। ठीक है, यहाँ पर भी एक तरीके से वही हो रहा है, एक हाथ से लेन देन हो रहा है, दूसरे हाथ से वापस लेन देन वही हो रहा है। ठीक है, तो कहीं कोई चेंज नहीं आता। जब ये कंडीशन जनरेट होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो, प्रोडक्ट से वापस उतने ही अमाउंट का रिएक्टेंट बन रहा हो या उसी रेट से रिएक्टेंट बन रहा हो, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। बात समझ में है क्या? ये होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल बोलूं, जैसे H2O जो है वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कितने 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वहीं 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही KF और K रिएक्टेंट। ठीक है, अगर ये दोनों स्टेट जो है वो बराबर हो गई अगर, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। ठीक है, ये होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हम किस स्टेज को कहते हैं वो बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो कहने का मतलब अगर कोई इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पूछ ले तो तुम लोग क्या कहोगे कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equals to rate of backward reaction। ठीक है, ये स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की। बात समझ में आई क्या? अब जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों शो करती है, क्योंकि सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन ही है। ठीक है, सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनता है। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन हमें रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट देती है। सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट देती है, इसीलिए वहां पर हमें कहीं पे भी जो है इक्विलिब्रियम स्टेट देखने को नहीं मिलती। पहली बात तो ये। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक बात क्लियर हो चुकी है कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। उसके बाद सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम क्यों शो करता है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट क्यों शो करती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों नहीं करती। ठीक है, अब हम तो लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बात करने से पहले अपन एक इक्विलिब्रियम का ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का ग्राफ यहां तो लिया मैंने टाइम पीरियड, और यहां मैंने ली कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब होता क्या है, सपोज कोई रिएक्शन है A प्लस B, वो देती है C प्लस D। ठीक है, ये गिवन रिएक्शन, लेट द रिएक्शन। ठीक है, ए बी मिक्स होके क्या बना रहे हैं, CD बना रहे हैं, और कुछ ही टाइम पीरियड बाद क्या हो रहा है कि C प्लस D आप वापस A प्लस B बना रहे हैं। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो धीरे धीरे हो क्या रहा है कि A और B की कंसंट्रेशन धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया A प्लस B। ठीक है, A और B, और धीरे धीरे क्या होगा, C प्लस D की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये हो गया C प्लस D। ठीक है, अब एक टाइम पीरियड ये आएगा कि इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तो वो इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद ये दोनों की अमाउंट क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो टाइम पीरियड है, ये इक्विलिब्रियम का टाइम पीरियड है। ठीक है, इसके बाद क्या होगी कि A और B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर होगा क्या, अल्टीमेटली धीरे धीरे बात को समझने की कोशिश करो। A और B हमने रिएक्टेंट ले रखा है। ठीक है, अब कोई भी रिएक्शन हम करवाते हैं, जो रिएक्टेंट हम लेते हैं वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है और प्रोडक्ट बनता जाता है। ठीक है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे ही हमने रिएक्टेंट लिए,
ठीक है, तो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और प्रोडक्ट बनता जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे पहले तो क्या होगा, इसकी अमाउंट क्या होगी, कम होती जाएगी और इसकी अमाउंट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही इसकी अमाउंट कम हुई और इसकी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो फिर वापस ये आपस में रिएक्ट करके वापस ए भी बनाने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे ही सी प्लस डी की अमाउंट ज्यादा हुई ए प्लस बी से, तो ए प्लस सी प्लस डी क्या है, वापस ए भी बनाने लग जाएंगे। ठीक है, तो वापस से रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हुई तो ए प्लस बी भी कंटिन्यू है और सी प्लस डी भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो दोनों ही रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेंगे और एक दूसरे को बनाते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी ही कंडीशन जब आएगी, जब दोनों एक दूसरे को बनाते रहेंगे इक्वल रेट से, तो वो जो कंडीशन होगी वो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो ये है इक्विलिब्रियम का ग्राफ। ठीक है, इस टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, हमें इक्विलिब्रियम स्टेट ऑब्टेन होती है। बात समझ में आई? ठीक है, अब हमें एक और ग्राफ देखने को मिलता है जो कि होता है रेट रेट वर्सेस टाइम। ठीक है, इससे पहले जो वाला ग्राफ था वो था हमारा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, हेडिंग डाल लेना। तो अब रेट वर्सेस टाइम में क्या होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे तो हम टाइम ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम रेट ले लेते हैं। अब रेट में हो क्या रहा है, ए प्लस बी पहले रिएक्टेंट है, ठीक है, तो वो तो ज्यादा ले रखा है, तो धीरे धीरे पहले तो इनिशियली बहुत ज्यादा होगी और धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे ए प्लस बी का अमाउंट कम होता जाएगा तो रेट भी कम होती जाएगी। ठीक है, के एफ कम होता जाएगा। और जैसे ही सी प्लस डी जो है, पहले तो कम अमाउंट में ए प्लस बी बनाना स्टार्ट करेगी, तो धीरे धीरे वो भी ज्यादा अमाउंट बनाना स्टार्ट करेगी। तो एक कंडीशन ये आएगी, ए प्लस बी तो पहले ज्यादा होगी और धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, ए प्लस बी जो कि है के एफ, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और एक टाइम पीरियड वो आएगा जब सी प्लस डी भी धीरे धीरे बढ़ाती जाएगी और ए प्लस बी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सी प्लस डी। बात समझ में आई क्या? अरे ए प्लस बी इनिशियली तो ज्यादा सी प्लस डी बनाएगी तो उसकी रेट पहले तो हाई होगी। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और सी प्लस डी तो पहले तो कुछ बना नहीं रही थी, फिर जैसे ही सी प्लस डी की अमाउंट बढ़ी तो धीरे धीरे ए प्लस बी बनाना स्टार्ट कर दिया उसने, तो वो धीरे धीरे ज्यादा बनाती जाएगी। ठीक है, जैसे ही सी प्लस डी का अमाउंट ज्यादा बढ़ता जाएगा वैसे ही उसकी रेट भी बढ़ती जाएगी ए प्लस बी बनाने की। और एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि दोनों बराबर आ जाएगी और वो जो पॉइंट आएगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो जनरली ये दो ग्राफ पूछे जाते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, एक तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम और एक दूसरा रेट वर्सेस टाइम। ठीक है, दोनों कंडीशन में तुम्हें इक्विलिब्रियम देखना आना चाहिए। तो जरा हेडिंग डालो लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में क्या होता है, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड, ठीक है, या ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बात समझ में आई क्या? जैसे ए प्लस बी हमें दे रही है सी प्लस डी, रिएक्शन दे रही है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, ए एंड बी। ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट ए प्लस बी को मान रहे हैं तो, ठीक है, जनरली ये चीज रिप्रेजेंट करती है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, बात समझ में आई क्या? और अगर सपोज कोई भी रिएक्शन के आगे, ठीक है, जैसे ये रिएक्शन थी, ठीक है, अगर इस रिएक्शन के आगे कोई भी कोफिशिएंट लगा हुआ होता, जैसे अगर मैं बात करूं ए प्लस बी, ठीक है, ये एग्जांपल फर्स्ट, ये एग्जांपल सेकंड, अगर सपोज मैंने ये रिएक्शन ले रखी होती, स्मॉल ए और ये स्मॉल बी और बी स्मॉल सी एंड डी और ये डी एंड, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती,
रेट ऑफ रिएक्शन होती वही वापस ए, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन फर्क क्या होता है कि यहाँ पर पावर में ए एंड बी ऐड हो जाते हैं, यानी कि जिसकी भी कंसंट्रेशन हम लिख रहे हैं अगर उसके आगे कोई भी स्टैइकियोमेट्री दी हुई है, ठीक है, या कोई भी स्टैइकियोमेट्री दी हुई है तो वो पावर में आ जाएगी, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, ठीक है। अब चाहे रिएक्टेंट कितने भी हो, ठीक है, जैसे में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये हमें दे रहा है प्रोडक्ट पी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन हमेशा यही कहता है कि जितने भी रिएक्टेंट दिए हुए हों रेट ऑफ रिएक्शन जो है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और अगर कोई भी स्टैइकियोमेट्री या कोएफिशिएंट दे रखा हो उसके आगे, ठीक है, रिएक्टेंट के आगे, तो वो पावर में लग जाएगा, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। चाहो तो नोट कर लो। अब जरा हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था थोड़ी देर पहले उसी को हम अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे ध्यान देना, सपोज कोई रिएक्शन है, वही ए बी से हमें बन रहा है सी एंड डी, ठीक है। तो मान लो एक तो हुई फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, जिसको हमने के एफ के लिया, और एक हो गई बैकवर्ड रिएक्शन, वो के बी हो गया, ठीक है। तो अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के, ठीक है। और अगर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, उसका मैं अगर कांस्टेंट टर्म हटा दूं, मतलब प्रोपोर्शनलिटी टर्म हटा दूं, तो मैं कांस्टेंट लगा सकता हूं के एफ, ठीक है, और एक ये के बी, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है के एफ, ठीक है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखूं, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी ये, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अब रिएक्टेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, सी और डी, ठीक है। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी ऑर्डर में कौन आ जाएगा, सी एंड डी, ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन में सी एंड डी रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर सी एंड डी लिखा है। तो अब अगर मैं इसके लिए ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, ठीक है, बात हो गई। अब अगर मैं दोनों रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड को बराबर कर दूं, ठीक है, बराबर क्यों कर रहा हूं भाई, एट इक्विलिब्रियम पे देखनी है मुझे, एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर ही तो हो रही थी, अगर ये दोनों बराबर हो जाती है तो के एफ ए इंटू बी वो बराबर हो जाएगा के बी सी और डी के, बात समझ में। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि के एफ अपॉन के बी इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए एंड बी, ठीक है। और यही वैल्यू को मैं के सी लिख सकता हूं, ठीक है, तो के सी बराबर हो जाएगा
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये केसी को ही हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। बात समझ में आई क्या? यही हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं केसी इक्वल्स टू जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बात समझ में आई? इस चीज को याद रखना, ये हमारे काम की चीज है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। बात समझ में आई? ये चीज किस तरीके से लॉ ऑफ मास एक्शन से हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है। तो वो इस तरीके से देखा जाता है। अब मान लो अगर रिएक्शन जो है वो इस तरीके से दी हुई होती, ए प्लस बी, ठीक है, सी और डी, ठीक है। मान लो अगर रिएक्शन इस तरीके से दी हुई होती तो हमारे लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हम किस तरीके से लिखते? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उसकी पावर, मतलब उसकी कोएफिशिएंट की पावर, डी की कंसंट्रेशन, उसकी कोएफिशिएंट की पावर अपॉन ए की पावर बी और उसकी पावर, फिर हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर उसका आगे कोएफिशिएंट हमें दे रखा होता तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते, ठीक है, इस तरीके से लिखी जाती। अब जरा थोड़ा एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज जैसे कोई रिएक्शन है, H2I2 क्या देगा? 2HI, ठीक है। तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हो जाएगी हमारी HI का स्क्वायर अपॉन H2 की कंसंट्रेशन और I2 की कंसंट्रेशन, ठीक है। और सिमिलरली अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन यही अगर दी हुई होती 2HI gives H2 plus I2, ठीक है। तो यहाँ पर Kc डैश क्या होता? H2 I2 और HI का स्क्वायर, ठीक है। अब K और Kc में रिलेशन क्या है? तो Kc डैश जो है वो जस्ट इनवर्स है Kc का, ठीक है। इसी तरीके से आपको दो रिएक्शन दे दी जाएगी और दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो फाइंड आउट करना रहता है। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, अमोनिया का हेबर प्रोसेस। हेबर रिएक्शन तुम जानते हो क्या होती है? ये नाइट्रोजन जो होती है वो 3H2 के साथ मिक्स करके 2NH3 बनाती है, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम Kc मान लेते हैं, ठीक है। और सेकंड रिएक्शन दे रखी है हमें N2 प्लस 3/2 H2 gives NH3, ठीक है। और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश दे रखा है। अब इन दो Kc और Kc डैश में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले तो अगर हम Kc लिखते हैं, ठीक है, रिएक्शन फर्स्ट के लिए, तो वो होगा लगभग NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन और पावर कोएफिशिएंट में, ठीक है। और अगर मैं Kc डैश लिखता हूँ तो वो होगी NH3 अमोनिया अपॉन नाइट्रोजन की पावर हाफ और हाइड्रोजन की पावर 3/2, ठीक है। ये रिलेशन होगा। अब अगर मैं दोनों के बीच में रिलेशन देखूं तो Kc जो है वो एग्जैक्टली स्क्वायर है Kc डैश का, यानी कि Kc इज अंडर रूट ऑफ Kc डैश। बात समझ में आई क्या? ये रिलेशन हो गया, बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो काट साट के तुम्हें रिलेशन पता करना आना चाहिए कि अगर Kc और Kc डैश में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिखा है उनके बीच में आखिर रिलेशन है क्या, ठीक है। ध्यान से देखो, अमोनिया जो है वो जस्ट यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे नाइट्रोजन एक है तो यहाँ पे हाफ है,
यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3/2 है, तो यानी कि ये जो पूरी क्वांटिटी है वो एग्जैक्टली हाफ है इसकी। ठीक है, तो मैंने यही तो लिखा है कि केसी जो है वो डबल है इसका, अगर ये हाफ है तो ये डबल हो गया, वही चीज मैंने लिखी हुई है। ठीक है, ये हो गया सवाल। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस सिस्टम। ठीक है, तो अब इससे पहले जो हमने रिएक्शन देखी वो हम कंसंट्रेशन के टर्म में देख रहे थे। ठीक है, हमने कंसंट्रेशन फॉर्म लिखी थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। अब यहाँ पर हम किसके लिए देख रहे हैं, गैसेस के लिए देख रहे हैं, और गैसेस के लिए मोर कन्वीनियंट क्या होता है, कंसंट्रेशन की जगह हम पार्शियल प्रेशर में देखें। ठीक है, प्रेशर फॉर्म को यूज करें। ठीक है, और हम आइडियल इक्वेशन जानते हैं फॉर गैसेस। ठीक है, क्या होती है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, और P इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी, और ये n बाई वी क्या हो गया, कंसंट्रेशन, तो P इक्वल्स टू सी आर टी। ठीक है, आई बात समझ में। तो प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर है, कंसंट्रेशन और आर टी के बराबर। आर यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, पी जो है वो पार्शियल प्रेशर हो गया गैस का। ठीक है, अब सपोज कोई रिएक्शन है वही ए जो हमने उसमें ली थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाले टर्म में वही गैस ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो सारी की सारी क्या है, गैसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम केपी रिप्रेजेंट करेंगे। पहले केसी रिप्रेजेंट किया था क्योंकि कंसंट्रेशन के फॉर्म में ले रहे थे, अब यहाँ पर केपी रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हम प्रेशर के फॉर्म में ले रहे हैं। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, और प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। ठीक है, ये होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैसेस। ठीक है, जिसको हम केपी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई नई बात नहीं है, बस पार्शियल प्रेशर का हम यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर पुट अप करते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए। आई बात समझे, वही बात है, अगर गैसेस दे रखी हो तो हमेशा केपी निकालना, और अगर कोई लिक्विड वगैरह दे रखी हो तो केसी निकालना। ठीक है, क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा गया हो उसी फॉर्म में आप आंसर दे दोगे।